सर वो जो हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ लिक्विड, हाँ तो सर उसमें डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट किया और जो परसेंटेज दे रखी थी उस हिसाब से मास ले लिए, यस तो डायरेक्ट बी आंसर आ गया था। हाँ ठीक है। तो अच्छा, सब लोगों का हो गया या एक्सप्लेन किया जाए? कोई कुछ? एक्सप्लेन अच्छा सर, एक्सप्लेन। अच्छा, तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है? अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो फिर एक्सप्लेन का क्या फ़ायदा? तुम लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया वो बताओ पहले। तुम लोग एक्सप्लेन अगर खुद से नहीं करोगे तो फिर मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा है? ऋतिकेश के अलावा किसी ने भी ट्राई भी नहीं किया है? अच्छा, किस अभी जो लोगों ने ट्राई, कोई है ऐसा जिसने ट्राई किया है? अनदर जिस नहीं भी हो पाया दैट इज़ ओके, बट ट्राई किया हो? कोई नहीं है तो क्या किया जाए फिर? मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। इसको एक्सप्लेन करने से क्या फ़ायदा है? तूने ट्राई नहीं किया, जब इसकी थ्योरी में बता चुका हूँ, वो थ्योरी इस पर अप्लाई करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तुमने ट्राई नहीं किया है तो फिर इस पे तो फिर टाइम वेस्ट है फिर करवाना। हम लोगों ने क्या देखा था कि कितना मोमेंटम कैरी करता है ये वाटर, और फिर उससे हमने फोर्स निकाला था, और उसमें दो कंडीशन फोर्स की निकाली थी। कंडीशन 1 था कि वाटर फॉल्स डाउन आफ्टर कोलाइडिंग विद वॉल, वॉल को कोलाइड करके वो नीचे गिर गया, यानी कि मोमेंटम उसका जितना कैरी कर रहा था वो वॉल को ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और दूसरे केस में हमने कहा वो बाउंस बैक कर रहा है, तो उसमें केवल अपना ही मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हुआ है, साथ में उसको लौट के भी आना है, तो मोमेंटम और गेन करना है पीछे की तरफ, तो ये डबल फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने डबल कर दिया था। और बीच का अगर कोई केस हो तो उस केस को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ पे शायद प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर हमारा फर्स्ट केस में रो वी स्क्वायर था, सेकेंड केस में 2 रो वी स्क्वायर था, ठीक है। अब वहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 50% जो है वो तो उस मैश के थ्रू पास कर जा रहा है, ठीक है। जो पास कर गया उसने तो कुछ लूज नहीं किया, तो वो एज इट इज निकल गया, उसने कुछ भी नहीं किया। हाफ ऑफ द लिक्विड हैज ट्रांसफर्ड नथिंग, ठीक है, कोई मोमेंटम उसने ट्रांसफर नहीं किया। 1/4 ने 25% मतलब 1/4, 1/4 ने कितना ट्रांसफर किया? 1/4 लूजेज ऑल इट्स मोमेंटम, यानी कि ये वहीं पर ही वर्टिकली फॉल हो गया होगा, ठीक है, बाउंस बैक नहीं किया है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा, अच्छा ये रुक गया जरा, मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो 25% लूजेज ऑल इट्स मोमेंटम, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? इसमें रो वी स्क्वायर वाला लगेगा। और 25% 1/4 में क्या हो रहा है? बाउंस बैक हो रहा है, तो ट्वाइस ऑफ रो वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अभी देख लो, पहले ये 1/4 है और अगला वाला 2/4 यानी 1/2 है, ठीक है। बेटर होगा 2/4 ही लिख लो उसको, ठीक है, रो वी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 3/4 रो वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो मैं अभी, चलो ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, ये तुम लोग प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चन लगाओगे, तो मैं अभी नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और तरह के क्वेश्चंस पर, ठीक है। फ्लो वाले क्वेश्चंस तो काफ़ी मैंने करा दिए थे लास्ट क्लास में। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सपोज दिस इज़ ए स्विमिंग पूल, ठीक है, या पॉन्ड है, कुछ भी ले लो, स्विमिंग पूल और पॉन्ड, उसमें एक बोट फ्लोट कर रही है और बोट में कुछ आयरन के पीस पड़े हुए हैं, ठीक है। आयरन और लिखा था क्वेश्चन में, बट हमारे लिए बस वो सॉलिड कुछ हायर डेंसिटी की चीज़ इस बोट में रखी हुई है, ठीक है। तो जिस समय ये रखी हुई है उस समय ये जो वाटर का लेवल है वो उसके बॉटम से H1 लेवल पर है वाटर, ठीक है। अच्छा, ये मास जो है अंदर आयरन का वो m0 ले लो, ठीक है, मास ऑफ दिस आयरन, और मास ऑफ द बोट ले लो mb, ठीक है। बोट का भी अपना मास होगा और आयरन ओर का भी मास है, ठीक है। मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे क्या गिवन है, अच्छा क्वेश्चन में जो गिवन है
बस MO गिवन है, मास ऑफ आयरन और कैप्टन द बोट। ठीक है। अच्छा H1 H2 वगैरह कुछ गिवन नहीं है, वो हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो पहले तुम गिवन में देख लो क्या क्या गिवन है। MO डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, डेंसिटी ऑफ आयरन ओर गिवन है। ठीक है। देन पूछा गया है फाइंड चेंज इन वाटर लेवल if iron ore is dumped into the pond। ठीक है। H1 हम एज्यूम कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इनिशियली H1 था और बाद में जब आयरन और नीचे डंप कर दिया है तो उस समय H2 हो गया। ठीक है, वो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें H1 माइनस H2 चाहिए। कैसे होगा? डंप कर दिया तो वो नीचे जाकर, मुझे पहले तो ये बताओ बिना कैलकुलेशन के कि लेवल ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा। एक अपने आप में ये क्वेश्चन भी बन सकता है जेईई मेंस का। ठीक है। अच्छा मैं आंसर भी लिख दे रहा हूं जिससे कि तुम्हें आंसर पता लग जाए किस फॉर्म में है। आंसर है डेल्टा H इज इक्वल्स टू m0 अपॉन A 1 अपॉन रो वाटर माइनस 1 अपॉन रो ओर। ये आंसर है। अच्छा पहले पता करो ये जो H1 हाइट वाला था उस समय अगर मैं यहाँ पर एरिया बोलूँ कि A है, बट इस पॉन्ड का बॉटम एरिया A है, तो A1 इंटू H क्या होगा? A1 नहीं, A तो हमारा फिक्स ही है। A इंटू H1 क्या होगा? इस A इंटू H1 वॉल्यूम में कौन कौन इंक्लूडेड होगा? So water. Volume of water, only volume of water. वॉल्यूम ऑफ द वाटर सबमर्ज्ड इन वाटर। यस, ये देखो ये इतना क्यूबॉइड ये शेप होगा, उसमें वाटर है प्लस ये बोट भी, तो इमर्ज्ड पार्ट जो बोट का है वो है। मान लो ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस में मैंने इमर्ज पार्ट का कुछ और वॉल्यूम बना दिया। ठीक है, इसको मैं V2 बोल देता हूँ, यहाँ पर मैं V1 बोल देता हूँ। ठीक है, और VW चेंज होगा या सेम रहेगा वाटर का वॉल्यूम? सर चेंज होएगा। अच्छा, वाटर कहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है या कहीं जा रहा है क्या वाटर? नहीं सर, सॉरी नहीं हाँ, चेंज जाएगा। चेंज नहीं होगा, वाटर तो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो VW प्लस V1, इसमें मैं इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच विल नॉट चेंज। ठीक है, ये चेंज नहीं होना है। और V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बोट। ठीक है, बोट इमर्ज्ड। ठीक है, इमर्ज्ड, जस्ट अ सेकंड, इन वाटर। ठीक है, इन केस 1, केस 1 मतलब और अभी रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा तुम जब सेकंड केस लोगे तब क्या करोगे? AH2 when ore is in the boat, when ore is dumped into pond। ये सेकंड केस है, केस 1, केस 2। ठीक है, तो AH2 में क्या क्या इंक्लूडेड होगा बताओ? सेकंड केस में कौन कौन सा वॉल्यूम आ जाएगा उसके अंदर? ये वॉल्यूम के अंदर सर और का भी आएगा, वाटर का और सबमर्ज्ड पार्ट। वेरी गुड। सबमर्ज्ड V1 या कुछ और?
सर V2. V2. Volume of ore, volume of boat submerged in water in case 2. ठीक है, और VW तो वही है जो पहले वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो AH1 और AH2 आ गया। अब AH1 और AH2 का डिफरेंस देख लेंगे, वो बाद में करेंगे। अब ये VW तो फिक्स है, उसको तो कुछ नहीं करना। V1 बोलो, हमें डिफरेंस लेना है तो VW तो कैंसिल होने हो जाएगा। जब हम AH2 माइनस AH1 या AH1 माइनस AH2 करेंगे तो VW तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आएगा V1 और V2 और V0 की वजह से। तो अब ये बताओ V1 ये कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड बोट, इतना ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड से हम किसको रिलेट कर सकते हैं? सर आर्किमिडीज. आर्किमिडीज, यस बिल्कुल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करके बताओ। बोट अगर फ्लोट कर रही है विद ओर इनसाइड इट, तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस कर रही होगी? सर जो उसका वेट है. केस 1 में वेट ऑफ बोट प्लस वेट ऑफ ओर को कौन बैलेंस कर रहा है? बायंसी। ठीक है, और बायंसी क्या होती है? बायंसी होती है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, केस 1 की बात कर रहे हैं अभी। तो वेट ऑफ बोट कितना है? MB लिख देते हैं। ठीक है, इंटू जी बाद में कर देंगे। वेट ऑफ ओर कितना होगा? MO दे रखा है, इंटू जी। ठीक है, तो MB प्लस MO इंटू जी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो कौन सा वॉल्यूम, इस वेट के लिए हम वॉल्यूम कौन सा लें? वाटर डिस्प्लेस्ड इन केस 1 कितना वॉल्यूम? सर V1. रो W, वे ये मास हो गया वाटर का, डिस्प्लेस्ड वाटर का, इंटू जी। ठीक, इसी तरह केस 2 में बता दो। यहां से मैं V1 निकाल लूंगा जो कि ऊपर यूज होगा। V1 इज इक्वल्स टू MB प्लस MO, GG कैंसिल अपॉन रो W, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा केस 2 बताओ। केस 2 में अब कितना वेट संभालना है इसको? सर बोट का वेट ऑफ बोट ओनली इज इक्वल्स टू बायंसी। वेट ऑफ बोट कैसे आएगा? MB इंटू जी बस। अब तो बोट के अलावा कुछ उसमें और है नहीं, तो केवल बोट। और बायंसी के लिए क्या करना होगा? कौन सा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर का लेंगे अब? सर V2. और बॉटम में जो और है उसका वॉल्यूम तो नहीं लेना यहाँ पर, वो डिस्प्लेस हुआ है वाटर। बायंसी हम किस पर देख रहे हैं? हमारा सिस्टम क्या है? FBD बनाते हैं, सिस्टम सबसे पहले ढूंढ मतलब डिसाइड करते हैं किसके बैलेंस, किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम? बोट के, और की नहीं। ठीक है, और तो नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग केवल बोट की बात कर रहे हैं। तो बोट पर लगने वाला बायंसी में और का डिस्प्लेस्ड वाटर का कोई रोल ही नहीं है, तो ओनली V2 होगा। V2 इंटू रो वाटर इंटू जी। ठीक है, यहां से तुम निकाल सकते हो V2 MB G अपॉन रो W, जी कैंसिल हो चुका है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा बताओ V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा है? सर V1. अच्छा, अब H1 ज्यादा होगा कि H2 ज्यादा होगा? ये बिना कैलकुलेशन के मैंने तुमसे कहा था, जरा सोच के बताओ। तो अभी तुम लोग ये कैलकुलेशन देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो बिना देखे भी तुम उसको अप्रॉक्स गेस कर सकते हो कि ज्यादा कौन होगा, H1 की H2। तुम पहले कोशिश करो बिना एक्सप्रेशन देखे, क्योंकि वो ज्यादा इजी है। बिना एक्सप्रेशन देखे तुम जस्ट वहां फिजिकली जरा फील करो उस चीज को। पहले कितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है? इतना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है जिसका वेट किसको बैलेंस कर दे। सोचो कि पहले जो डिस्प्लेस्ड वाटर था
उसका वेट बायंसी के इक्वल था, वो किस किस को बैलेंस करने में यूज हो रहा था? सर वेट ऑफ 4 एंड वेट ऑफ वोट। दोनों के लिए हो रहा था, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस में जो वाटर डिस्प्लेस्ड है वो तो ऑफ कोर्स कम ही होगा, जो बोट को बैलेंस करेगा, ठीक है, जो ओनली बोट को बैलेंस कर रहा है। अगर हम पहला वाला केस में अगर हम इस तरह से ब्रेक करें, पहला केस अभी जो हमारा है जिसमें कि वाटर डिस्प्लेस्ड का वेट दो चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, मैं उस वाटर डिस्प्लेस्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक वो वाटर जो बोट के वेट को बैलेंस कर रहा है, और दूसरा वो वाटर जो ओर के वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अगर मैं पहले केस में बात करूं कि जो बायंसी लग रही है वो या जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है, डिस्प्लेस्ड वाटर, वो एक तो वेट ऑफ बोट को बैलेंस कर रहा है और दूसरा वेट ऑफ ओर को बैलेंस कर रहा है। सेकंड केस में क्या हो रहा है? केस नंबर 1, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर किसको बैलेंस कर रहा है? वेट ऑफ बोट। के वेट। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कर रहा है वेट ऑफ बोट को। अच्छा, तो ये कंट्रीब्यूशन तो सेम ही रहना है ना? जो वेट ऑफ बोट को डिस्प्लेस कर रहा है, को बैलेंस कर रहा है, वो तो कंट्रीब्यूशन सेम ही रहना है, ठीक है। उतना तो वॉल्यूम उठा के रख दो, वो दोनों केस में आ रहा है, तो जो डिफरेंस होगा वो इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। वेट ऑफ बोट को पहले भी बैलेंस करना था, अब भी बैलेंस करना है, तो उसके लिए जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वो तो अमाउंट दोनों केस में सेम होगा। अब ये बताओ कि जो वेट ऑफ ओर को बैलेंस कर रहा था वाटर, ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर का वो पार्ट जो वेट ऑफ ओर को बैलेंस कर रहा था वो ज्यादा है, या जो ओर डायरेक्ट वाटर में सबमर्ज हो गया वो और अब कुछ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब ओर का अपना वॉल्यूम डायरेक्ट वाटर को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं? सेकंड केस में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओर, ये ज्यादा होगा या जो वेट ऑफ ओर को बैलेंस करने के लिए वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा वो ज्यादा होगा? अगर मैं यहां पर कहूं वी ए बोल देता हूं या वी बी बोल देता हूं, कौन सा ज्यादा होगा? जो उस ओर को वो करना है, फ्लोट कराना है, उसके लिए जो डिस्प्लेस होगा वाटर वो ज्यादा होगा, या जो और डायरेक्ट सबमर्ज हो गया तो वो जितना डिस्प्लेस कर रहा है? सर मेरे हिसाब से सर वी बी ज्यादा होगा। अच्छा, रीजन कोई है या इंट्यूशन है बस? गैस वर्क सर, गेस वर्क। अच्छा, और कोई अच्छा आंसर? लग रहा है सर जैसे अच्छा, अब ये बताओ कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है वो सबमर्ज हो जाता है, सिंक कर जाता है, ठीक है। तो वो सिंक क्यों कर जाता है? क्योंकि उसको जितना बायंसी के लिए डिस्प्लेस करना चाहिए था वाटर उतना वो नहीं कर पाया डिस्प्लेस, वो उसने थोड़ा सा ही अमाउंट डिस्प्लेस किया क्योंकि वो ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट था, वॉल्यूम उसका कम था, ठीक है। कम वॉल्यूम, हाईली डेंस ऑब्जेक्ट है, कम वॉल्यूम में मास ज़्यादा है, वो तुमने वाटर में डाला तो वो सिंक कर गया क्योंकि उसने जो वाटर डिस्प्लेस किया वो वॉल्यूम तो थोड़ा सा था, थोड़े से वॉल्यूम में जो डिस्प्लेस हुआ वाटर वो सफिशिएंट नहीं था वेट को बैलेंस करने के लिए। ये बात समझ में आई? तो और कैसी चीज़ है? हाई डेंसिटी की चीज़ है, तो अगर हमने उसको किसी तरह से फ्लोट करा दिया है तो उसके वेट को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम वाटर चाहिए होगा, और वही और अगर तुम डायरेक्ट डाल दोगे तो वो अपना जो छोटे से वॉल्यूम में हाईली डेंस कॉम्पैक्टली फिल्ड है, और ठीक है, अपना वो कॉम्पैक्ट उसका शेप है, हाई डेंसिटी, तो वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, और अगर सफिशिएंट नहीं कर पा रहा है तभी वो नीचे चला गया, सिंक हो गया। ये बात फील हुई? हाँ सर। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हम और ले लें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का वेट तो उतना होगा नहीं जितना कि उस 1 सेंटीमीटर क्यूब और का वेट है, क्योंकि और ज़्यादा डेंस है,
ठीक है, तो अगर वो और डायरेक्ट सबमर्ज हुआ है तो वो केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को शिफ्ट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन जब वो बोट में बैठ करके डिस्प्लेस कर रहा है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? बोट में बैठ करके जब वो डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को, तो वो अपने वेट के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। अपने वेट के इक्वल वाटर का जो वेट होगा उतने वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि डेंसिटी ऑफ ओर इज ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओर का जो मास होगा वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का मास कितना होता है? 1 ग्राम होता है, ठीक है, वाटर का। तो ओर का कितना होगा? 2 ग्राम होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से डबल है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओर को अगर तुम्हें फ्लोट कराना है तो कितने सेंटीमीटर क्यूब वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा? डिस्प्लेस्ड वाटर रिक्वायर कितना होगा टू फ्लोट 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ ओर? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हुआ? 2 ग्राम। 2 ग्राम को हमें अगर फ्लोट कराना है तो हमें वाटर कितना डिस्प्लेस करना होगा जिसका मास 2 ग्राम हो, जिसका वेट 2 ग्राम के इक्विवेलेंट वेट हो। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का कितना तुम्हें वॉल्यूम रिक्वायर होगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर तुम्हें 2 ग्राम का वेट देगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब ओर को अगर सबमर्ज कर दोगे तब कितना वाटर डिस्प्लेस होगा? यस बोलो। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का और हाईली डेंस है, वो अगर तुमने डायरेक्ट सबमर्ज करा दिया तो वो केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब को डिस्प्लेस कर पाएगा। और वही चीज़ बोट पे रख दी, ठीक है, ये उसको किसी तरह से फ्लोट करा दिया तो वो ज़्यादा अपने डेंसिटी की वजह से उसको ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा डिस्प्लेस करने की, ठीक है। ये मेन क्रक्स था। इससे तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो H1 ज़्यादा होगा कि H2 ज़्यादा होगा? जब वो ऊपर फ्लोट कर रहा था, H1 ज्यादा होगा। जब ऊपर फ्लोट कर रहा था और तो उसने ज़्यादा डिस्प्लेस किया होगा वाटर, तो H1 ज़्यादा होना है, ठीक है। तो अब हम H1 माइनस H2 के लिए क्या करें? अब हम यहाँ पर AH1 माइनस AH2 कर देते हैं, तो यहाँ पर जो टर्म है उसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो AH1 माइनस H2 इज इक्वल टू VW प्लस V1 माइनस VW प्लस V2 प्लस V0। VW कैंसिल हो गया, तो V1 माइनस V2 माइनस V0। व्हाट इज V1? इक्वेशन 1 से V1 डाल देते हैं, MB अपॉन रो W प्लस MO अपॉन रो W माइनस V2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से डाल लो, MB अपॉन, ये G तो कैंसिल हो गया होगा शायद, हाँ G यहाँ कैंसिल हो चुका है, ठीक है। MB अपॉन रो W माइनस V0, ठीक है। अच्छा V0 जरा, V0 किसका है? ओर का अपना वॉल्यूम है। ओर के वॉल्यूम को तुम मास ऑफ ओर से के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि हमें गिवन जो है वो मास ऑफ ओर है। तो वॉल्यूम ऑफ ओर इक्वल टू मास ऑफ ओर अपॉन डेंसिटी ऑफ ओर, ठीक। तो क्या आ गया? ये आ गया, ये तुम्हारा A टाइम्स H1 माइनस H2 है, तो A को नीचे ले जाओ, आंसर आ जाएगा। यहाँ से H डेल्टा H इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन A 1 अपॉन रो W माइनस 1 अपॉन रो ओर, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचना है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने जो अभी एग्जांपल दिया था उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला था? अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन तुम्हारा कहना है कि मतलब हमने पहले तुम सिचुएशन बताओ, इसमें सिचुएशन क्या रख रहे हैं हम, और को हम क्या कर रहे हैं?
सर अगर वो और फ्लोट कर रहा हो पानी में बीच अच्छा, में, किसी बोट में रख के या बस तुमने ऐसे डाल दिया है? सर ऐसे ही सबमर्ज कर देते हैं। ऐसे डाल दिया तो वो फ्लोट करेगा नहीं, सिंक कर जाएगा। ठीक है, सिंक करेगा तो मैं उसकी बाद की इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखा देता हूँ। इस पर नीचे की तरफ जो उसका अपना मास है 2 ग्राम। ठीक है, तो 2 मान लो 2 kg ले लेते हैं, तो 2 kg में 2 इंटू जी जो है तुम्हारा वेट हो जाएगा न्यूटन में, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, और एम हमने भी 2 kg ले लिया सपोज। ठीक है, 2 kg, नहीं तो मुझे यूनिट चेंज करनी पड़ जाएगी 2 ग्राम में। ठीक है, न्यूटन बनाने के लिए। तो 2g नीचे की तरफ कौन हो गया, ये वेट हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ अभी हमने बायंसी देखी थी, कितनी लगी, वो जितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस करेगा ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब ही डिस्प्लेस कर पाएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 1 kg है। सॉरी 1 अब सेंटीमीटर नहीं रह जाएगा, वो थोड़ा देख लेना, उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो 1 kg वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो 1 kg वाटर जो है 1g का बायंसी फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब ये दोनों तो बैलेंस्ड है नहीं, तो नीचे से जो बॉटम होगा, क्योंकि सिंक कर चुका है तो बॉटम के कांटेक्ट में आ गया, वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। वो कितना लगाएगा, 1g का लगाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन ये, 10 न्यूटन ये। ठीक है, और 20 न्यूटन ये, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ी बॉटम से। अगर बॉटम नहीं है तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता जाएगा। सपोज अगर कहीं ऐसे जिसमें बॉटम लेस या कई किलोमीटर डेप्थ है वाटर की, तो उसमें ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम ये कर सकते हो कि वो हमने जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओवर था उसको थर्माकोल पे रख के फ्लोट करा दो। ठीक है, तो बोट की तरह से हो गई। चलो आगे आगे बढ़े। अब हम आते हैं लिक्विड अंडर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड लिक्विड। पहले कभी कुछ हमने डिस्कस किया है एक्सेलरेटेड लिक्विड का? क्या हमने एक्सेलरेटेड कंटेनर का एंगल बात करी कि उसमें वाटर का एंगल कितना होगा? यस सर। ये हमने जेई क्लास में किया है, सीबीएसई में किया है? सर जी क्लास। जी क्लास में, ओके ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे प्रूव किया था एंगल? कैसे प्रूव किया था? उसकी बेसिक सबसे रूट वाली लाइन जो जिससे हम सब कुछ डिराइव कर सकते हैं वो क्या थी? अगर हमने मान लो कंटेनर को ए नॉट एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट किया तो हमने सारे डेरिवेशन किस बेसिस पर करे थे? हमने एक छोटा सा मास लिया था ऐसा सिलेंडर बना करके, ठीक है, और उस पर हमने प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे प्रेशर सपोज P है, ठीक है, यहाँ पे P प्लस डेल्टा P है, ठीक है, ये पोजीशन x है, ये x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, और एरिया ले लो डेल्टा A, ठीक है। अब डेल्टा ए क्या, अभी हम चलो ए ही ले लेते हैं, डी ए भी ले सकते हो, डेल्टा ए भी ले सकते हो, मैं अभी एरिया ले रहा हूँ क्योंकि कैंसिल आउट हो जाना है वो, ठीक है। इसमें हमने डेरिवेशन कैसे किया था कि ये जो सिलेंड्रिकल हमने एज्यूम किया है सिस्टम अपना, उस पर इधर से कितना प्रेशर लग रहा है P इंटू ए, इधर से कितना लग रहा है P प्लस डेल्टा P इंटू ए, ठीक है। फिर ये जो मास का ये फोर्स का डिसबैलेंस होगा वो क्या करेगा, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैं अगर राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लूँ तो इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए P तो पॉजिटिव हो गया और P प्लस डेल्टा P वाला नेगेटिव हो गया क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या, m इंटू ए नॉट, ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है इसको, ठीक है, राइटवर्ड डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है। तो ये कितना हो गया, माइनस डेल्टा P इंटू ए इज इक्वल्स टू m। m क्या होगा, m होगा एरिया इंटू लेंथ कितनी हमने लिया है, x लोकेशन और x प्लस डेल्टा x लोकेशन के बीच में लेंथ कितनी हो जाएगी, डेल्टा हो जाएगी कि नहीं, डेल्टा x हो जाएगी। तो a इंटू डेल्टा x वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो वाटर की या जो भी लिक्विड है उसकी, और इंटू एक्सेलरेशन ए नॉट, ठीक। ए तो कैंसिल हो गया। तो यहां से तुम्हें क्या पता लगा कि जो प्रेशर का डिफरेंस है वो है माइनस
रो डब्ल्यू ए नॉट डेल्टा एक्स। ये डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच जैसा है कि नहीं है? ठीक है। अब ये माइनस क्या, मैंने ऐसा क्यों किया मैंने कि निगेटिव में आ रहा है ये डेल्टा पी, तो मैंने क्या किया था मैं चाहता था इसको पॉजिटिव में भी ला सकता था अगर, बट मैं अभी ये दिखा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल पहले से मैं सोच के नहीं चल रहा कि किधर प्रेशर हायर है किधर लोअर है। ठीक है, नहीं तो तुम यहाँ पे एक्सेलरेशन से पता कर सकते थे। अगर ये बॉडी राइटवर्ड एक्सेलरेट हो रही है तो राइटवर्ड एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, राइट में प्रेशर कम होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स राइटवर्ड मिलेगा। अगर मैं ये पहले से सोच के चलता तो मेरा पॉजिटिव भी मैं निकाल सकता था, उसमें मैं यहाँ पर P प्लस डेल्टा पी लिख देता। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट निकालना चाह रहा हूँ। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? dp बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब जिधर मैं x पॉजिटिव लूंगा, मान लो ये मेरा x पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में dp बाई डी एक्स मेरा आ गया निगेटिव। अगर मैं डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स लिखूँ तो माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू ए नॉट। ठीक है, ये मेरा प्रेशर ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव के साइन का क्या मतलब है कि जिधर एक्सेलरेशन है उस तरफ प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? प्रेशर ग्रेडियंट अगर मैं प्रीवियस इक्वेशन में डाल दूं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये आ गया माइनस रो डब्ल्यू ए नॉट। ठीक है, जनरल करना है तो रो डब्ल्यू की जगह लिक्विड ले लो। ठीक है, तो ये हमारा माइनस साइन, निगेटिव साइन मीन्स प्रेशर इज डिक्रीजिंग along direction of acceleration। चलो, ये मैंने तुम्हें पहले करा भी दिया है, तब भी मैंने फिर से कराया। क्यों? क्योंकि मैं ये थोड़ा सा सिंपल है समझने में, इस वाले के जरिए से मैं रोटेटिंग लिक्विड का तुम्हें डिराइव करवाना चाहता हूँ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये नोट हो गया। अच्छा, एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। यहाँ पर ये प्रेशर ग्रेडियंट आ गया है तुम्हारा। अच्छा, अभी एंगल वगैरह हमने पहले निकाल रखा है, तो एंगल निकालें ना निकालें? तो ऑलरेडी हो चुका है तो तुम लोग वहाँ से देख लेना। रादर कंटेनर को हम रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, सॉरी इफ नहीं, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ कंटेनर, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ कंटेनर containing liquid डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब होता है स्मॉल एलिमेंट। अदरवाइज क्या होगा जरा बताओ? एक फ्लूइड है, ये उसकी सरफेस है, फ्री सरफेस, और ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने। इस एलिमेंट पर मैंने ये डायरेक्शन ले लिए नॉर्मल और ये ले लिए टेंजेंशियल। ठीक है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। अगर इस फ्लूइड एलिमेंट पर मैं कहूँ कि एफ नेट ऐसा लग रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट में लिखा है कि केवल नॉर्मल डायरेक्शन में लगना चाहिए नेट फोर्स, बट मैंने अभी कॉन्ट्राडिक्टरी ले लिया कि उस एफ ऐसा ले लिया जिसमें कि दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया एफ टेंजेंशियल, एक एफ नॉर्मल। तो टेंजेंशियल को जीरो क्यों होना चाहिए? क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा तो?
एनीवन? बोलो। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं। टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोगों ने पहले पढ़ा था जब सीबीएसई क्लास में कि कोई लिक्विड में टेंजेंशियल स्ट्रेस वो बियर नहीं कर सकता है। ठीक है, टेंजेंशियल जैसे एक सॉलिड अगर क्यूब है, सॉलिड क्यूब या कोई इस तरह का ब्लॉक है, उस पर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन याद है? तो इस तरह से उसकी शेप चेंज हो जाती है और फिर उसके बाद उसमें इंटरनल फोर्सेस इस ऊपर वाले फोर्स के इक्वल डेवलप हो जाते हैं और वो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। होता है कि नहीं? तो अंदर ये जो खुद से सॉलिड में एक प्रॉपर्टी है कि वो शियर के अगेंस्ट उसमें अपना फोर्स, इंटरनल फोर्स डेवलप हो गया, ये लिक्विड में नहीं है। लिक्विड पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे क्या होगा? लिक्विड फ्लो हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड अच्छा लिक्विड जब रिएक्शन लगाएगा नहीं तो फिर हम एक्शन भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वो सस्टेन नहीं करेगा। तुमने फोर्स लगाया, उस फोर्स ने लिक्विड को फ्लो करा दिया, अब तुम वो फोर्स सस्टेन नहीं कर सकते हो। हम लोगों ने जब न्यूटन थर्ड लॉ किया था तो वहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बहुत ही हल्का सा रुई है, कॉटन, कुछ इस तरह की चीज़ है, उस पर तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो वो तुम पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगी, याद है? तो वहाँ पे बड़ा तुम लोग को कॉमन सेंस से आंसर बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो वहाँ पे आंसर क्या था कि अगर तुम 10 न्यूटन लगा पाओगे तो वो जरूर लगाएगी 10 न्यूटन, लेकिन तुम उस पर 10 न्यूटन लगा ही नहीं पाओगे, सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10 न्यूटन से वो इतना कम मास है कि वो एक्सेलरेट इतना ज़्यादा कर जाएगा, तुम दौड़ ही नहीं पाओगे उतने एक्सेलरेशन से। लेकिन अगर कोई ऐसा मीन हो कि जिसमें तुम वो फोर्स लगा पाओ सस्टेन कंटिन्यूसली, तो यस रिएक्शन फिर 10 न्यूटन का होगा। तो उसी तरह से लिक्विड में कि लिक्विड मूव कर जाएगा, फिर वो तुम्हारा फोर्स सस्टेन नहीं रह पाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स सस्टेन नहीं रहेगा। अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, स्टेशनरी है विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, तो टेंजेंशियल फोर्स सस्टेन नहीं होगा। और नॉर्मल में क्या होगा? नॉर्मल जो लगेगा उसकी वजह से फिर प्रेशर जो होगा वो प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में लग करके, नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में लग करके बैलेंस कर लेगा। ठीक है, अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड में तुम यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर ग्रेविटी तो है ही ना, एक्ट तो कर ही रही है। अगर ये कंटेनर एक्सेलरेटेड नहीं हो तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और ग्रेविटी क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो फ्री सरफेस अपने को ओरिएंट करके हॉरिजॉन्टल कर लेती है। ठीक है, जिससे कि जो नेट फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, तो फ्री सरफेस अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर लेती है ग्रेविटी के परपेंडिकुलर। अब अगर मान लो हमारा इसमें एक्सेलरेशन ए नॉट भी है, जी भी है, तो फिर यहाँ पे क्या हम देखते हैं? फिर हम यहाँ पे देखते हैं जी इफेक्टिव, और फिर हम कहते हैं कि सरफेस अपने आप को जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर कर लेगी। ठीक है, अच्छा जी इफेक्टिव मैंने थोड़ा गलत बना दिया है। क्या गलत बना दिया है मैंने? एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पर कौन सा लेना था? सीडो फोर्स वाला लेना था। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन राइटवर्ड हो रहा है तो सीडो फोर्स तुम्हारा बैकवर्ड होगा, तो जी इफेक्टिव इधर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आएगी। ठीक है, जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस नोट में तुम ये भी लिख सकते हो अदरवाइज जरा इसको पूरा करते हैं। अदरवाइज फ्लूइड विल फ्लो along tangential direction to the surface. अच्छा, यहाँ पे एक remember fluid cannot sustain shear stress, ये हमने पहले भी बात करी थी कि ठीक है तुरंत वो मूव कर जाता है। इट इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑलवेज orients itself perpendicular to
जी इफेक्टिव, ठीक है, एंड जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी प्लस ए नॉट, ठीक है, वेयर ए नॉट इज एफ स्यूडो अपॉन मास, ठीक है, या इसको कह सकते हो कि अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर, ठीक है, या चलो ये स्यूडो वाला समझ में नहीं आएगा तो दिस इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर। ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम कर लोगे तो जी इफेक्टिव आ जाएगा। कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में हम देखेंगे तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो जैसे जी एक्ट कर रहा है वैसे माइनस ए नॉट लग जाएगा, ठीक है, और उन दोनों का नेट ले लो। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, यूजुअली हमारे क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर ही रहता है क्योंकि कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा होता है और जी डाउनवर्ड होता है, ठीक है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि कंटेनर वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा हो, तो वहाँ पर तो और इजी हो जाएगा, वहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल भी नहीं है, वहाँ पे तो या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो जी इफेक्टिव अपवर्ड वाले एक्सेलरेशन में क्या होगा, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती थी तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता था या जी माइनस ए होता था, जी प्लस ए, और डाउनवर्ड में जी माइनस ए, ठीक है, तो वो भी तुम्हारा जी इफेक्टिव, ठीक है। तो मैंने जो वेक्टर फॉर्म में ये जी इफेक्टिव लिखा है ये चीज़ वहाँ भी अप्लाई हो जाती है, वहाँ पे और इजीली हो जाता है, ठीक है। तो इसके स्पेशल केस दे देते हैं, 3 केस मैंने भी बताए, 3 स्पेशल केस, ठीक है, तो वो भी ले लो। तो स्पेशल केस जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, नंबर 1, कंटेनर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ए नॉट हॉरिजॉन्टल है, तो उस केस में जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। सेकंड, कंटेनर एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, लिफ्ट वाला, ठीक है, ऊपर की तरफ ए नॉट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तुम जब वो देखोगे माइनस ए नॉट तो किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू, जब ए नॉट टू माइनस कर यार तो डाउनवर्ड हो गया तो सीधे सीधे जी में ऐड हो गया, दोनों जी और ए नॉट दोनों डाउनवर्ड हो गए उस केस में। और थर्ड, कंटेनर एक्सेलरेटेड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी माइनस ए नॉट हो गया। फ्री फॉल ऑफ कंटेनर, इसमें जी इफेक्टिव क्या होगा, फ्री फॉल में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ए नॉट हमारा जी हो गया उसमें जी, तो जी इफेक्टिव हमारा 0 हो गया। सर बोलो। सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल में सर एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन लॉस ऑफ वेट इन बॉडी इन वाटर। तो सर वो डिराइव कैसे हुआ फॉर्मूला, वो समझ नहीं आया। मैंने तो पूरा डेरिवेशन करके बताया है, मैंने ये चीज कराई है कि नहीं कराई है। सर आपने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था और हाँ। कहा था कि मतलब सोच के आना। अच्छा, सोचने को बोला था, इस तरह के मैंने कुछ फॉर्मूले डिराइव कराए थे, तो वैसे ये भी हो जाएगा। तुम अपना अटेम्प्ट मुझे फोटो भेजना, ठीक है। इसमें जो राइट साइड में तुमने टर्म्स बोले उन टर्म्स को एक्सप्लेन कर लो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ वेट बायनेंसी के इक्वल होता है, और ऊपर तुमने क्या बोला था, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर
वेट ऑफ सॉलिड इन एयर क्या हो गया, वॉल्यूम टोटल इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, इनटू जी, ये Into वेट ऑफ G. सॉलिड इन एयर हो गया। अब सॉरी सॉलिड डेंसिटी सॉलिड की, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉलिड हो गया इन एयर। जब तुम लॉस ऑफ वेट कह रहे हो तो बाइंसी फोर्स क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी, ठीक है। बट इसमें कंडीशन ये है कि कंप्लीटली इमर्स हो, जिससे कि हम वॉल्यूम कैंसिल कर पाए। कंप्लीट इमर्स होगा तो वॉल्यूम कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, ये डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी आ गई, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। यस। तो इसको करके नहीं देखा था, ये तो लिखते ही हो गया। तो ऐसे जो भी चीज़ है उसको बस एक्सपेंड कर दो, उसका इंटरप्रिटेशन यूज कर लो। चलो आगे बढ़े, बस 1 मिनट बचा है, मैं जल्दी से एक स्टेटमेंट दे दूं, फिर रोटेशन वाला कल करेंगे। अब एक स्टेटमेंट और ले लो, बायंसी फोर्स इज ऑलवेज opposite to G effective and F buoyancy is equals to वेट ऑफ वॉल्यूम। हमने बायंसी देखो, जब एक्सेलरेटेड कंटेनर होगा तब हमें बायंसी के लिए क्या करना होगा, तो हम निकालेंगे वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। लेकिन ये वेट कैसा वेट होगा, इस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में नहीं लिखा लेता है कि कहीं पे कोई छूट है तो साथ में स्टार, कंडीशंस अप्लाइड, तो ये वेट के ऊपर मैंने स्टार लगा दिया है, ठीक है। अब ये वेट क्या होगा, ये वेट होगा वॉल्यूम इनटू, बोलो, वेट के लिए मास इनटू जी, तो वॉल्यूम इमर्स्ड, ठीक है ना, जितना डिस्प्लेस्ड होगा फ्लूइड उतना ही तो इमर्स वॉल्यूम के इक्वल होगा, वी इन इनटू डेंसिटी ऑफ व्हाट, सॉलिड और क्या, कृष्णा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा कृष्णा आ रही है। तो वॉल्यूम ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा, अच्छा, इनटू जी, इस जी पर मैं स्टार बना दे रहा हूं, कौन सा जी, जी इफेक्टिव। यस, नोट दिस जी स्टार इज जी इफेक्टिव, ठीक है। और इस जी इफेक्टिव के अपोजिट, अगर हमारा एक्सेलरेशन नहीं है कंटेनर में, जीरो एक्सेलरेशन है, तो केवल जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। तो बायंसी किधर लगती है, जी के अपोजिट लगती है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेटेड कंटेनर में जो इफेक्टिव जी आएगा उसके अपोजिट लगेगी। तो अगर मेरा कंटेनर ऐसा है, एक्सेलरेटेड है इस तरफ, और उसमें लिक्विड की सरफेस कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे कोई बॉल है तो उस पर बायंसी किधर लगेगी, बायंसी लगेगी ऐसे, एफ बायंसी, ठीक है। डायग्राम बना लो, उसमें बायंसी बना लो, और इस पर जो इसका अपना वेट होगा वो किधर लगेगा, वेट तो हमेशा नीचे लगता है, ठीक है। तो ये बायंसी का नोट हो गया, आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। अब ये सारे फैक्ट जो हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल होने चाहिए थे सिलेबस में सीबीएसई में, तो है ही नहीं, पहले भी नहीं थे, अभी ऐसा नहीं कि अभी डिलीट हुआ हो, ठीक है, ये कभी भी सिलेबस में नहीं रहे। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, रोटेशन ऑफ लिक्विड, हम कंटेनर रोटेट करा रहे हैं, अंदर लिक्विड रोटेट कर रहा है, तो इसमें हमने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, ठीक है। उस वॉल्यूम में मैंने dr लेंथ लिया उसकी, ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है, एलिमेंट लिक्विड का एलिमेंट है ये, और उसके मैंने लेफ्ट एंड पर प्रेशर P रखा है, राइट एंड पे P प्लस dP रखा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किधर प्रेशर ज़्यादा है, मुझे नहीं पता कहाँ ज़्यादा है, अभी हम सोच सकते हैं, बट अभी मैंने ये P प्लस dP राइट में क्यों लिखा है, क्योंकि उसकी लोकेशन R प्लस dr है, ठीक है। राइट एंड की लोकेशन एक्सिस से R प्लस dr पर है, लेफ्ट एंड की R डिस्टेंस पर है, और दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A रखे हैं, ठीक है। तो ये जो बोलो, तो इधर से फोर्स लगा P इंटू ए, इधर से फोर्स लगा P प्लस dP इंटू ए, और इनका जो नेट होगा F नेट, वो किसके इक्वल आना चाहिए, एनीवन,
अगर इसका मास dm है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट, तो मुझे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है? dm ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, ये r डिस्टेंस पर है ना एक्सिस से, r डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है। और dm की वैल्यू हम एरिया वगैरह से ले सकते हैं। dm मीन्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना? एरिया इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर विच इज dr। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर r। ये एफ नेट किधर चाहिए मुझे? टूवर्ड्स दी एक्सिस चाहिए, टूवर्ड्स द सेंटर चाहिए। कोई भी सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर होता है, तो मुझे एफ नेट किधर चाहिए? सेंटर की तरफ चाहिए। यानी कि मैंने P प्लस डी जो बनाया है सही बनाया है, वो वाला पॉइंट जो है वो हायर प्रेशर पर है, तभी इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम को टूवर्ड्स द एक्सिस मुझे नेट फोर्स मिल पाएगा। ठीक है, तो ये एफ नेट हमारा कितना हो जाएगा? PA और P प्लस डी जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो DP इंटू एरिया। ठीक है, एरिया एरिया कैंसिल कर दो, dP बाई dr कितना आ गया? रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर तो नीचे जा चुका है ऑलरेडी, तो ये हो गया रो ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, dP बाई dr इज रो ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अच्छा पहले हमने भी देखा था कि dP बाई dh वाज रो इंटू जी, तो यहां से डेल्टा P इज इक्वल टू हमने रो जी एच लिख दिया था। ठीक है, इस तरह का मुझे यहाँ डेल्टा P बता सकते हो कि डेल्टा P यहाँ पे कितना लिखना चाहिए? इस फॉर्मूले से अगर दो पॉइंट हैं जिनके बीच का डिस्टेंस अगर डेल्टा आर हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूँ, एक ये लूँ, और ये फाइनाइट डिस्टेंस है। डी आर तो ये वेरी वेरी स्मॉल था, बट एक अगर लार्ज डिस्टेंस डेल्टा आर हो तो मैं डेल्टा P को क्या लिख सकता हूँ? एनीवन? ये दो पॉइंट मैंने ए और बी लिए, ए और बी। ठीक है, इन ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस मुझे पता करना है, और रोटेशन में है ये लिक्विड। ठीक है, रोटेटरी मोशन में है, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस का कितना आएगा? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता? क्या मैं इसको रो ओमेगा स्क्वायर डेल्टा आर लिखूं तो चलेगा या गलत हो जाएगा? बताओ, ये कितने लोग मुझे जरा चैटिंग पे बताओ जल्दी से, करेक्ट है रॉन्ग है? सर करेक्ट है। एनीवन एल्स? सर डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो ठीक है। डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो सही है। ओके, डेंसिटी चलो ठीक है, हम कांस्टेंट रख रहे हैं, बट ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? जस्ट प्रीवियस वाला स्टेप देखो, वहाँ डायमेंशनली देखो। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशनली डीपी लिखूँ तो रो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी आर बनेगा। ठीक है, रो ओमेगा स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है कि दोनों में कॉमन है, रो ओमेगा स्क्वायर। तो कंपेयर करो, डीपी क्या होता है? चेंज इन प्रेशर। तो डेल्टा पी और डीपी की डायमेंशन सेम हो गए, तो मैं इस पे भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि यहाँ तक चलो ये मैच कर रहा है। ठीक है, जो जो मैंने अंडरलाइन किया डायमेंशनली मैच कर रहा है। अब जो बचा आर डी आर, डी आर की डायमेंशन क्या होगी? डी आर इज स्मॉल एलिमेंट, लेंथ का स्मॉल एलिमेंट है, तो डायमेंशन तो मीटर की होगी इसकी, लेंथ की एल की तो डायमेंशन होगी, तो ये एल स्क्वायर डायमेंशन का चीज़ हुआ, और डेल्टा आर ओनली एल का हुआ। तो कैसे तुम इक्वलिटी करोगे? इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तो ऊपर वाला तुमने डिराइव किया है, ये वाला फॉर्मूला तो हमने डिराइव किया है, तो ये सही है, ये रॉन्ग है, डायमेंशनली रॉन्ग हो गया। तो मुझे कम से कम यहाँ स्क्वायर चाहिए, डेल्टा आर के यहाँ पर टर्म में स्क्वायर चाहिए, तब होगा जा करके। चलो अच्छा, मैं अभी डिराइव करता हूँ फाइनाइट डिस्टेंस, और मैं डेल्टा आर के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो वो ले रहा हूँ वो R1 और R2 ले लेता हूँ। सपोज ये R1 है और इधर ये R2 डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब हम dP इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन dP का प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2 ले लो, इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन आर डी आर। रो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और यहाँ पर R1 टू R2 कर दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? P2 माइनस P1 विच इज डेल्टा P इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होल अपॉन 2, ये आएगा। ठीक है, और ये सीधे सीधे डेल्टा आर के टर्म्स में नहीं आ पा रहा है।
ठीक है, ओनली डेल्टा आर पता करके हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस, मान लो मैं 1 सेंटीमीटर पर एक डेल्टा आर ले रहा हूँ 1 mm का डेल्टा आर, और एक बार मैं 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 1 mm का डेल्टा आर ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? वही डेल्टा आर 1 mm का मैं अलग अलग डिस्टेंस पे ले रहा हूं। एक बार 1 सेंटीमीटर पे ले रहा हूं 1 mm का डेल्टा आर, एक बार 2 सेंटीमीटर पे ले रहा हूं। सेम डेल्टा आर पर प्रेशर डिफरेंस सेम नहीं होगा। समझ में आई बात? 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दोनों डिस्टेंसेस पर डेल्टा आर की वही वैल्यू डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा पी देगी। यानी डेल्टा पी डिपेंड कर रहा है कि कितने डिस्टेंस पर वो डेल्टा आर है, तो ओनली डेल्टा आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। जबकि वहां पे हम लोग का रो जी एच, वहां पर हम अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो, डेंसिटी कांस्टेंट यहां पर भी हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर भी अगर मैं वहां पे कहूं कि 1 मीटर के हाइट के डिफरेंस पे डेल्टा पी की कुछ वैल्यू है, तो वो ये मैटर नहीं कर रहा कि वो हमारे फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पर है। 1 मीटर, चाहे वो ऊपर 1 मीटर का डिफरेंस हो, चाहे नीचे 1 मीटर का डिफरेंस हो, डेल्टा पी सेम आना है, रो जी एच ही आना है। ठीक है, तो वहाँ सीधे सीधे डेल्टा एच पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर डिफरेंस। बट यहाँ पे ओनली डेल्टा आर पे नहीं, साथ में वो डेल्टा आर कितना दूरी पर है लोकेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ये इस फॉर्मूले में रोटेशन में ऐसा क्यों चेंज हो गया? क्योंकि यहाँ पे dp बाई डी आर पे डिपेंड कर रहा है, जबकि प्रीवियस दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी में ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पे केवल रो जी था, रो इंटू जी, रो इंटू ए। यहाँ पे आर पे डिपेंड कर गया है, जो आर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा रोटेशन वाला केस हुआ। तुम लोग नोट कर लो जरा इसको अच्छे से, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर प्रेशर का डिफरेंस मैंने बताया है कि अगर कोई रोटेटिंग लिक्विड है तो एक्सिस से आर डिस्टेंस, R1 और R2 डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, ये बताया है मैंने। सर प्रेशर किस पॉइंट में ज्यादा था, ए या बी में सर? ऊपर। अच्छा, ज्यादा किस में होगा? अच्छा, ये बताओ कि मैंने भी तुमसे यहाँ पे पूछा था कि बताओ ये जो हमने स्मॉल वॉल्यूम लिया है, तुमको दिख रहा है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उस वाले स्मॉल वॉल्यूम का एक्सेलरेशन किधर है? जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कोई पॉइंट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन किधर होता है? सेंटर, टुवर्ड सेंटर। तो ये जो लिक्विड का पार्ट है, जो छोटा सा वॉल्यूम हमने लिया है, उसका एक्सेलरेशन अगर सेंटर की तरफ है तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए। नेट फोर्स से ही तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होने के लिए कौन सा वाला ज़्यादा बड़ा फोर्स होना चाहिए? मैंने यहाँ पे बड़ा डायग्राम बनाया है, तो टुवर्ड्स राइट वाला या टुवर्ड्स लेफ्ट वाला? तो क्योंकि सेंटर एक्सिस तो तुम्हारी इधर लेफ्ट की तरफ है, तो ये वाला फोर्स लार्ज होना चाहिए। यानी कि तुम सेंटर से जितना दूर जा रहे हो उतना प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने P2 को ग्रेटर दिया है। P2 हमारा राइट साइड वाला है। ठीक है, मैंने R1 पे डिस्टेंस पर प्रेशर P1 लिया है, R2 पर प्रेशर P2 लिया है, तो P2 वाला ज़्यादा है बिकॉज R2 हमने ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस दिखाया है। चलो बताओ भाई, आगे बढ़े। सर फ्लूइड के सर कुछ डाउट सेंड किए थे सर। तुमने अभी आज ही तो डाले हैं, अभी बच्चों ने देखे कहाँ होंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए रखूंगा उसको। ठीक है, तुमने आंसर सॉल्यूशन वगैरह कुछ डाला है उसमें? ओके सर। आंसर वगैरह पोस्ट कर दिए ऋतिकेश? अच्छा, ये सॉल्यूशंस पोस्ट किए हैं।
हाँ चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग देख के आएंगे। वेडनेसडे क्लास में जो ऋतिकेश ने डाउट पोस्ट करे हैं वो लिए जाएंगे, और आज जो टेस्ट का सॉल्यूशन जो तुम लोग को COM का मिला है वो तुम लोग एक बार पूरा पेपर फिर से अटेम्प्ट करो, और फिर जो तुम्हारे डाउट आते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। नेक्स्ट क्लास पूरी डाउट के लिए ले लेंगे, ठीक है। और भी तुम लोगों के तब तक में फ्लूइड में जो डाउट आएंगे वो ले लेंगे, ठीक है। और अभी ये फाइनल हुआ है कि 9th को हम लोग फ्लूइड का ले रहे हैं टेस्ट, 9th सैटरडे को। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कि जब हम रोटेट कराते हैं लिक्विड को तो फिर शेप कैसी हो जाएगी फ्री सरफेस की। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कराया था तो हमने फ्री सरफेस देखा था कि वो टिल्ट हो गया था, एंगल थीटा का हमने एक्सेलरेशन डिराइव किया था। तो शेप ऑफ फ्री सरफेस इन रोटेटिंग फ्लूइड, रोटेटिंग लिक्विड। फ्लूइड में तो गैस भी आती है, गैस में तो फ्री सरफेस ही नहीं होती है, ठीक है। तो लिक्विड, ओनली लिक्विड के लिए बात हो रही है। तो उसमें हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? तो तुमने ये पढ़ा है कि जो फ्री सरफेस होता है वो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वी नो दैट फ्री सरफेस ओरिएंट्स इटसेल्फ नॉर्मल टू द जी इफेक्टिव, ठीक है। जी इफेक्टिव में क्या क्या होगा? वेयर जी इफेक्टिव इज योर, जी इफेक्टिव इज जी वेक्टर प्लस ए सीडो, सीडो का जो भी एक्सेलरेशन, सीडो फोर्स अपॉन मास कर दोगे तो ए सीडो आ जाता है, ठीक है। विच इज एक्चुअली ए सीडो क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें, मान लो कि ये मेरी एक्सिस है, ठीक है, एंड कुछ मैंने आर्बिट्री शेप बना दी है। अभी मुझे नहीं पता ये शेप फ्री सरफेस की कैसी बननी है, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, ठीक है, पिंक कलर का जो मैंने लिया है, उस, अभी मैं पिंक कलर हटा ही देता हूँ। बस एक पॉइंट मान लो, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये हमारा ऑरिजिन यहाँ पर है और ये हमारा x है और ये y है, ठीक है। और मैं dy/dx निकालूं तो ये dy/dx क्या चीज देगा? dy/dx विल बी स्लोप ऑफ फ्री सरफेस। ये बात समझ में आई? एंड ये अगर मैं tan थीटा लिख दूं तो चलेगा? बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। सर अभी आप समझ सकते हैं, मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था। अभी सामने देखो मैंने जो लिखा हुआ है, तुमने कहाँ से ब्रेक हुआ मुझे पता नहीं। जितना मैंने लिखा है उसमें तुम बताओ क्या चीज। ग्राफ बनाया था सर मैंने? आपने ग्राफ एक्सप्लेन करना शुरू करा था। अच्छा, तो ग्राफ में देखो मैंने क्या किया है। हाँ यस यस, ग्राफ में देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट लिया, सरफेस, ये मैंने जो सरफेस बनाई है, अभी शेप में उसको नाम नहीं दे रहा हूँ कुछ, ठीक है। ये मैंने बस लिक्विड जब रोटेट कर रहा है तो उसकी फ्री सरफेस कुछ शेप ले ली है कर्व की। तो मैंने एक कर्व पे पॉइंट लिया जिसको हमने XY पॉइंट कहा, और ऑरिजिन मैंने यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे ऑरिजिन ले आया, ठीक है। ऑरिजिन से x और y डिस्टेंस ले लिया, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का एंगल मैंने थीटा ले लिया है, तो tan थीटा dy/dx स्लोप लिखा है, ठीक है। अब ये जो थीटा एंगल है tan थीटा, ये हमारा क्या होगा? जी, ये फ्री सरफेस जो है परपेंडिकुलर टू क्या होना चाहिए? ये अगर मैं बोलूँ ये फ्री सरफेस है मेरी, मैं फिर से अलग से बना रहा हूँ, फ्री सरफेस पर टेंजेंट, ठीक है। फ्री सरफेस पर टेंजेंट बनाया मैंने, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है ये इसके परपेंडिकुलर देखा जाए तो मुझे जी इफेक्टिव होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और जी इफेक्टिव के लिए मुझे क्या करना है? एक तो जी लेना है और एक मुझे क्या लेना है, बोलो? सीडो फोर्स, सीडो फोर्स का एक्सेलरेशन ω²r, ठीक है। और r कौन है यहाँ पर हमारे इस डायग्राम में? r कौन है बताओ जरा?
इस डायग्राम में हमारे इस पॉइंट पर जो हम जिस मास की चर्चा कर रहे हैं उस मास का रेडियस कितना है? ये रेडियस क्या है? एक्स है। ठीक है, तो मैं वहां ओमेगा स्क्वायर आर को ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारी जो स्लोप है वो एंगल थीटा बना रहा था हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे टेन थीटा बता सकते हो क्या लिखा जाएगा? टेन थीटा को मैं परपेंडिकुलर देखूं तो वो ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, अपॉन जी। ये वाला पार्ट बता दीजिए प्लीज फिर से, ये जो आपने नीचे बनाया है ग्रीन। यस यस, देखो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये क्या है? ये हमारी टेंजेंट है। ठीक है, एक सेकेंड जरा सा होल्ड करो। अच्छा, तो हाँ मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ये मैंने स्लोप बनाया था। ठीक है, स्लोप का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? थीटा है। ठीक, तो ये मैंने स्लोप बनाया, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल थीटा ले लिया। ठीक, अब तुम्हारा ये तुम्हें पता है कि जो फ्री सरफेस होती है वो कैसे होती है? नॉर्मल टू जी इफेक्टिव होती है। तो मैंने फ्री सरफेस के नॉर्मल क्या बना दिया? जी इफेक्टिव वाला वेक्टर बना दिया। और जी इफेक्टिव कहाँ से आता है? जी इफेक्टिव आता है जी वेक्टर एंड सीडो फोर्स के वेक्टर से। ठीक है, ये सीडो एक्सेलरेशन है, सीडो फोर्स पता होगा तो सीडो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जी इफेक्टिव को किसका रिजल्टेंट दिखाया है? एक तो जी हमारा डाउनवर्ड ग्रेविटी है और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल वाला एक्सेलरेशन है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल किधर होता है? सेंटर से अवे होता है, विच इज सीडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सीडो फोर्स, तो उसको मैंने एम से डिवाइड कर दिया मास से, तो हमें ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन है मिला। ठीक है, विच इज आउटवर्ड। सीडो फोर्स है इसलिए आउटवर्ड दिखाया, अगर मैं सेंट्रीपिटल लेता तो टूवर्ड द सेंटर दिखाता। तो सीडो मैंने आउटवर्ड लिया और नीचे जी लिया। इन दोनों का जो वेक्टर सम बनेगा उसमें कौन सा एंगल थीटा होगा तो वो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। तो इस टेन थीटा को लोगे तो तुम्हें परपेंडिकुलर कौन मिलेगा? ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला ओमेगा स्क्वायर एक्स है। और ये बेस क्या है तुम्हारा? जी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, क्या आप समझ में आ गया? यस। चलो, तो टेन थीटा आ गया। अब टेन थीटा, एक तो तुम्हें एंगल मिला, तुम्हें किसी पर्टिकुलर लोकेशन एक्स वाई पर मुझे एक तो एंगल मिल गया। लेकिन मेरा काम और बड़ा काम है, मुझे एंगल ही नहीं, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ द सरफेस, जिससे पता लगे ये शेप है क्या। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सरफेस अब हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस। तो मैंने देखा कि टेन थीटा इज ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, और टेन थीटा हमने डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सरफेस का क्या मतलब है? वाई एक्स में रिलेशन चाहिए, और ये मुझे वाई एक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है और एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट किया डी वाई ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट किया। जहां पर x इक्वल टू 0 है वहां y इक्वल टू कितना है? डायग्राम देखो, मैंने ऑरिजिन कहां बनाया है? सेंटर में, बिल्कुल यहां पे। ठीक है, ये मेरा ऑरिजिन है। इस ऑरिजिन को अगर तुम ये देखो कि x इक्वल टू 0 पर y की क्या वैल्यू है? 0 है। x इक्वल टू एक्स पर y की वैल्यू y ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 पर 0 और x पर y। ठीक है, तो यहाँ dy को इंटीग्रेट किया y आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो ये बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सी शेप की सरफेस है ये? y इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर क्या हो गया?
ऐसा तुम लोग बिल्कुल। सर पैराबोला। हाँ, तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो दिस इज द पैराबोलिक सरफेस। ठीक, तो हमने रोटेटरी लिक्विड में क्या क्या पढ़ा। रोटेटरी में हमने पहला तो देखा कि प्रेशर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस कितना आया था, अगर मैं dp बाई डी आर के टर्म्स में बोलूँ तो रो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आया था। ठीक है, और अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें, मैं पिछला पेज ओपन कर देता हूँ, अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें प्रेशर डिफरेंस ये मिला था। ठीक है, रो ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा डेल्टा पी हो गया। लेकिन नहीं, मतलब नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फ्री सरफेस की शेप की इक्वेशन निकाली, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस कभी भी इक्वेशन होती है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में होती है, वो हमने कैसे एक्सिस चूज करी है और कैसे ऑरिजिन चूज किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में होती है। यानी ये रिलेशन पैराबोलिक तो हमेशा होगा, लेकिन यही इक्वेशन कब होगी, जब हम वर्टेक्स को कहाँ रख दें, उस लिक्विड की सरफेस का जो बॉटम पॉइंट है, बॉटम मोस्ट सेंटर, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस, वो एक्सिस जहाँ कट करेगी वो वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सिस है जिसके अबाउट हम लिक्विड को रोटेट करा रहे हैं। तो ये एक्सिस जहाँ कट कर रही है वो लोएस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को ऑरिजिन बना लिया, उसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि ऑरिजिन हमारा यहीं पर ही रहता है, तो तुम ऑलमोस्ट श्योर हो सकते हो कि 99% क्वेश्चन में ये इक्वेशन हमारी काम करेगी। ठीक है, अच्छा बताओ कितने लोगों को अच्छे समझ में आ गया। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो तुम्हारा फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पहले क्या था, पहले ये हमारा स्टेशनरी लिक्विड है और ये था ये ओपन एंड है। ठीक है, उधर सील्ड एंड है, उसमें हमने पानी इतना डाला कि ये हॉरिजॉन्टल वाला जो यूट्यूब का पार्ट है उसमें भरा हुआ है। ठीक है, ड्रो डेंसिटी का लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको रोटेट कराया। ठीक है, रोटेट कराया तो ये लिक्विड का लेवल y अमाउंट शिफ्ट हो गया। ठीक है, y अमाउंट लिक्विड शिफ्ट हो गया, जब इधर y गया होगा तो ऊपर भी y चढ़ा होगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि इधर y चला तो उधर भी लिक्विड ऊपर y चढ़ा। तो अब बताना है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस ट्रैप्ड इन दिस वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड प्रेशर ऑफ गैस, या वहां एयर भी कह सकते हैं, गैस ट्रैप्ड हियर। ठीक है, और इसको मैंने रोटेट कराया है, उसकी वो ओमेगा दे रखा है। ठीक है, डेंसिटी रो दे रखी है। अच्छा रोटेट, एक सेकेंड, रोटेशन में मैंने एक्सिस गलत दिखा दी। एक्सिस वैसे तो क्वेश्चन बन सकता है इस एक्सिस का भी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट क्वेश्चन में जो एक्सिस दी हुई है वो लिया है यहाँ पर, इसके अबाउट रोटेट कराया ओमेगा। ठीक है, एक्सिस तुम्हारी लेफ्ट हैंड वाला जो ब्रांच है वो एक्सिस है। तो देखो भाई, ये तुम्हारा मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट के नाम लिख देता हूँ। दिस इज पॉइंट ए, ये यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट बी, और यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट बी और ए में कौन हाई होगा, ए और बी में कौन हाई प्रेशर होगा,
बोलो। बी बी विल बी हायर, क्योंकि वो एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पर है। बी विल बी हायर, कितना हायर होगा ए से? कितना हायर होगा? अब रोटेशन वाले अभी इक्वेशन हमने डिराइव करी है, उसको यूज कर लो। रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ये लेंथ L, इस L को की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। टोटल लेंथ L है, तो L स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ऐसा कर दें। अगर ये R1 और R2 डिस्टेंसेस पर पॉइंट A और पॉइंट B थे, तो प्रेशर क्या था डिफरेंस? डेल्टा P क्या आया था? PB माइनस PA क्या आया था? रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर बाई 2 माइनस R1 स्क्वायर बाई 2, ऐसी तो आया था, तो वो यूज कर लेते हैं। अच्छा, PA कितना है? P एटमॉस्फेरिक है कि नहीं है? PA को, चलो अभी मैं यहाँ PA लिख रहा हूँ, पुट PA इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। क्यों? क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे देखो ये पूरा A के बाद इधर पूरा एटमॉस्फेयर तो है ऊपर, तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो PA हो गया P एटमॉस्फेरिक, ठीक। तो PB मुझे मिल गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में। फिर उसके बाद मैं C पर कैसे जाऊं? PC विल बी PB प्लस या माइनस समथिंग। ऊपर जाने पे B से C पे जाओगे, वहां रोटेटरी इफेक्ट नहीं होगा। B से C जा रहे हो, सेम रेडियस पर है दोनों पॉइंट्स, एक्सिस से दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो रोटेशन का इफेक्ट नहीं आएगा B और C के प्रेशर डिफरेंस में। किस चीज का इफेक्ट आएगा? सर हाइट का कितना आएगा? ऊपर जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। PB माइनस या PB प्लस? B से C जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो माइनस कितना? रोजी H कितना है? Y है, ठीक है। तो अब यहाँ पे PB की वैल्यू ऊपर से डाल देते हैं। PB इज योर P एटमॉस्फेरिक प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2 माइनस Y स्क्वायर बाई 2 माइनस रोजी Y। दिस इज द आंसर।